हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। जैसे आपको पता है, हमने हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है एचपी अलाइड एज सीरीज। तो आज मैं हरजिंदर सिंह आपके सामने लेके आया हूँ जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं के ही बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो सीरीज़ है हमारी, ये आपके लिए एक पर्टिकुलर एज प्रोवाइड करेगी और आपको इसके साथ पता चलेगा कि आने वाले अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम में किस तरह के साइंस के क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स सेक्शन के ऊपर है। तो इस तरह से हमारा फिजिक्स सेक्शन होगा, केमिस्ट्री सेक्शन होगा और साथ में वैसे ही हम बायो सेक्शन के भी आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सेक्शन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has highest velocity? Option 1 is cosmic rays, second one is light, third one is electron and fourth one is supersonic wave। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की होती है और जो लाइट की वेलोसिटी है इट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये जो इसकी वैल्यू है ये है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब निर्वात, ठीक है। अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि वैक्यूम में से होके भी पास कर जा सकती है इजीली। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच one of his theories? Option A, theory of relativity, option B, photoelectric effect, third one is theory of specific heat, fourth one is theory of Brownian। तो स्टूडेंट, आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सम्मानित किया गया था। तो अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो जो फोटो वर्ड इज रिलेटेड टू द फोटोन विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है। मान के चलिए हमारे पास एक यहाँ पे मेटल सरफेस है। जब हम यहाँ पे मेटल सरफेस की बात करें तो अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके पास कुछ एनर्जी है और कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मान के चलिए उसकी एनर्जी है E=H/ν। जब ये इंसिडेंट करेगी मेटल सरफेस पे तो मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, इजेक्ट कर देगी। जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी वो इस मेटल सरफेस से बाहर चले जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो इट इज द process of ejection of electron from a metal surface when an electromagnetic radiation of हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। तो जब मेटल सरफेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट कर देती है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सन की जो एनर्जी है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे सन की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होगी। अब न्यूक्लियर फ्यूजन कैसा रिएक्शन है, जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं तो दो लाइट न्यूक्लियाई जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करते हैं और उसके साथ एक हाई अमाउंट में एनर्जी का भी रिलीज करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई दैट इज हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे हीलियम की फॉर्मेशन करेंगे और उसके साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीज करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। तो स्टूडेंट, जब भी हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो यहाँ पे मिरर आते हैं। एक है हमारे पास कनकेव मिरर, दूसरा है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है ये दोनों स्फेरिकल मिरर के ही एग्जाम्पल हैं। अब देखो इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे कोई स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, और इस स्फीयर में से कुछ पार्ट यहाँ पे कट कर दें तो इस स्फीयर से कट किए हुए पार्ट से जो मिरर बने उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो इससे आप कनकेव मिरर भी बना सकते हो, इससे हम कन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की और रही बात यहाँ पे
अगर यहाँ पे देखें फोकल लेंथ की तो होती क्या है, जब भी हम स्टूडेंट देखें यहाँ पे किसी भी स्फीयर की बात करें तो जब हम कोई भी स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो उस केस में जिससे हमने उस स्फीयर को ड्रॉ किया, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस स्फीयर से जो भी पार्ट हम यहाँ पे कट कर सकते हैं ये हम क्या बना देंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट एज्यूम कीजिए कि हमारे पास मिरर है, और जो भी यहाँ पे सेंटर होगा स्फीयर का उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमारे पास मिरर कट किया, मान के चलिए ए से बी तक है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, और अपर्चर के बीच में एक पॉइंट हम बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पोल, और जो भी बीच में से लाइन पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से होते हुए उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और सारे के सारे डिस्टेंस जो मेजर किए जाते हैं ना वो पोल से किए जाते हैं। अगर हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस चेक करें तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सी और पी के बीच में मिड में एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम यहाँ पोल से फोकस की डिस्टेंस देखें तो उसको बोला जाता है फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम यहाँ पे देखा तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे इट इज द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इट इज 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है r इज टू एफ जो कि हमारे पास इनकरेक्ट होगा, सेकंड है r इज टू एफ जो कि यहाँ पे करेक्ट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑप्शन थी। Our next question is the image formed by concave mirror is real inverted and of the same size as that of object. The position of the object is student। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि रे डायग्राम से रिलेटेड होते हैं। जब भी आप रे डायग्राम की बात करते हैं तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की आप इमेज ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमको मिनिमम 2 रेस की जरूरत पड़ती है, इस चीज़ को ध्यान देना। तो जब भी इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बीच में से एक लाइन पास करेंगे दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसका हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे एक पॉइंट होगा पोल, यहाँ पे एक पॉइंट होगा फोकस, ठीक है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है कहाँ पे, मिरर के सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकस, वो फोकस में से पास करती है, पहली बात। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे जो कि याद रखना है, अगर हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर है और कोई रे ऑफ लाइट यदि फोकस में से पास करे, मतलब इंसिडेंट जो है वो फोकस में से होके आती है, तो उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली यहाँ पे आगे को रिफ्लेक्ट बैक होती है। तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके पास करे और वो इंसिडेंट करे किसी मिरर के सरफेस पे, तो अपने पाथ को क्या कर देती है, वो रिट्रेस कर देती है, जिस पाथ से वो इंसिडेंट करती है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली जाती है। तो 3 रूल आपको यहाँ पे पता होने चाहिए जब भी आप किसी भी मिरर या लेंस का रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे बात करें अब मिरर के रे डायग्राम के, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो हमको मिनिमम 2 रेस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आ गया फोकस और यहाँ पे आ गया पोल। तो हमारे पास बोला गया है कि हमको जो इमेज चाहिए वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और द सेम साइज है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। तो स्टूडेंट जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी अगर आपको इमेज चाहिए होगी, और बात करें रियल होनी चाहिए, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। आप यहाँ पे रे डायग्राम पे देख सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उस केस में अज्यूम कीजिए ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट XY,
तो हम यहाँ से 2 रेस इमर्ज कराएंगे। तो मैंने बोला था कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको 2 रेस की जरूरत पड़ती है। तो एक रे हम जो हमने ली वो पैरेलल ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ में से पास करेगी, फोकस में से होते हुए आगे को रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब दूसरी रे ऑफ लाइट आप कोई भी ले सकते हो। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने फोकस में से पास करा दी, जो इंसिडेंट फोकस में से करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके आगे जाएगी, और जहाँ पे ये दोनों कंबाइन करेगी वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे एक इमेज की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बिल्कुल नीचे इमेज बनेगी जिसका नाम हमने एक्स प्राइम और वाई प्राइम रख दिया। तो हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। तो उस केस में जो इमेज का साइज होगा बिल्कुल इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होगा। और दूसरी बात, इस इमेज को हम किसी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। जिन इमेजेस को हम किसी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जो भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, तो उस केस में एक ऐसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। तो और आपको एक चीज़ और यहाँ पे नोट करके रखनी है कि अगर इमेज रियल होती है ना, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। जब भी हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ रे डायग्राम की बात की है जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ इमेज की बात की है, और यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज और उसके साइज की बात की है। तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ऑप्शन ए कनकेव मिरर, ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पे रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये वाले जो मिरर होते हैं कार या किसी व्हीकल में, उनको क्या बोलते हैं हम, रियर व्यू। और जब भी रियर व्यू की बात करें तो जो रियर व्यू मिरर हैं वो होते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जब भी हम उनकी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं या फिर उनकी जो एक्चुअल में इमेज बनती है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और ऑब्जेक्ट के साइज से यहाँ पे स्मॉल होगी और हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। तो जो भी कन्वेक्स मिरर होते हैं उनमें कैसी इमेज बनती है, हमेशा जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होती है। रियर व्यू अगर हम यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हुई, छोटी हुई। दूसरी बात हो इरेक्ट होती है और कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि इस केस में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका साइज हमें कितना चाहिए होता है, छोटा चाहिए होता है, क्योंकि इन रियर व्यू को एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया कवर करना होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजुअल लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो स्टूडेंट जब भी हम यहाँ वेवलेंथ की बात करते हैं, जो भी विजुअल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ लाई करती है वो लाई करती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में यूज़ करें तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। पर इस वेवलेंथ में भी हमारे पास एक ऐसी वेवलेंथ है जिसके लिए हमारी आइज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो वेवलेंथ होती है हमारे पास 5500 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये जो 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है ये ग्रीन और येलो कलर के बीच का कलर की वेवलेंथ होती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है इट इज 5500 एंगस्ट्रॉम। और समटाइम्स हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरह से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Our next question is air bubble in water behave as। पहला है डाइवर्जेंट लेंस, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट लेंस, ऑप्शन सी कन्वर्जेंट मिरर, ऑप्शन डी डाइवर्जेंट मिरर। तो स्टूडेंट यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात हो रही है एयर बबल की। एयर बबल कैसा होता है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, तो यहाँ पे मिरर तो होगा नहीं। तो जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, लेंस होगा। एक है हमारे पास डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। सो स्टूडेंट होते क्या है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, तो इससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, बात जो होती है दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो बात किसकी आ जाती है, रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन होता है क्या, देखिए
जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो उस केस में क्या होता है, वो अपने पास से डाइवर्ट हो जाती है। जब वो डाइवर्ट हो जाती है तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो इस केस में ना दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। अब रेयर और डेंसर क्या है, दीज आर ऑप्टिकली रेयर और डेंसर। ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसको बोला जाता है रेयर मीडियम, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। और यहाँ पे क्या है, मान के चलिए हमारे पास ये एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो ये बीच वाली जो लाइन है इट इज़ नोन एज इंटरफेस, और इस इंटरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। उस डॉटेड लाइन को क्या बोला जाता है, उस डॉटेड लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। और जहाँ पे भी हमने ये पॉइंट ड्रॉ किया, जहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे कोई रे है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जब ये यहाँ पे इस इंटरफेस पे पड़ेगी तो उस केस में क्या होगा, ये इधर ये नॉर्मल की तरफ ट्रैक्ट होगी और ये नॉर्मल से दूर भागेगी। पर यदि कोई रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर पास कर रही है तो जैसे ही यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट होती है। इस चीज़ को ध्यान देना। अगर सेम केस हम यहाँ पे ले लें, हमारे पास अगेन रे ऑफ लाइट है जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से पास कर रही है। एज्यूम करिए कि डेंसर मीडियम हमारे पास ऊपर वाटर है और जो रेयर मीडियम है नीचे कौन सा है, एयर है। और हमने सेम केस में क्या यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, जो भी इंसिडेंट रे होगी वो नॉर्मल से क्या होगी, अवे डाइवर्ट होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। इस चीज़ को ध्यान देना। यही हमारे पास कुछ रिफ्रैक्शन के लॉ के प्रिंसिपल यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की साइड अट्रैक्ट होती है, अगर डेंसर टू रेयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से डाइवर्ट होगी, कहाँ को, दूर की साइड को, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही केस हम यहाँ पे देखेंगे। जब भी हम यहाँ पे एयर बबल की बात करते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पे एयर बबल ड्रॉ करते हैं तो एयर बबल के अंदर क्या होगा, एयर होगी। अगर एयर बबल के अंदर एयर होगी तो इट विल एक्ट एज रेयर मीडियम, ठीक है। और वो कहाँ पे है, वो वाटर में है। अगर वो वाटर में है तो जब हमने इसको वाटर में यहाँ पे डाला तो वाटर इज एक्ट एज ए डेंसर मीडियम। तो बाहर वाटर है और अंदर क्या है, रेयर मीडियम जो कि एयर है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट बाहर से आएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट ले लीजिए, जैसे कि रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं तो सेंटर से हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे आई ना, देखो डेंसर टू कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर में पास करती है तो उस केस में क्या होता है, वो नॉर्मल से डाइवर्ट होके उससे दूर जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर भागी। अब दूसरे केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास इंटरफेस आ गया तो हम यहाँ पे भी एक नॉर्मल सेंटर से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उस केस में क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इस तरह से नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो रे ऑफ लाइट का पाथ है वो ऐसे बना। अज्यूम कीजिए सेम रे ऑफ लाइट ऐसे ही नीचे से हमको देखने को मिली तो वो भी कुछ इस तरह से ही पाथ क्या करेगी, यहाँ पे ट्रेस करेगी। तो हमने देखा अगर यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट पास कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, और जैसे यहाँ से इमर्ज आउट हुई वो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, वो डाइवर्ट हो रही है। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे डाइवर्ट हुई तो जिस केस में रे ऑफ लाइट डाइवर्ट होती है उस केस में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, वो डाइवर्जेंट लेंस होता है। अब जो डाइवर्जेंट लेंस होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। इस चीज को ध्यान देना, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं और जो कन्वर्जेंट लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो इस केस में क्या हुआ, रे ऑफ लाइट का डाइवर्जेंट हुआ तो यहाँ पे जो किस लेंस की तरह बिहेव किया, ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव किया, दैट इज डाइवर्जेंट लेंस। देयरफॉर ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next question is, a concave lens is used to correct option 1 myopia, option B hypermetropia, option C presbyopia and option D astigmatism। तो स्टूडेंट जो भी कन्वेक्स लेंस है वो यूज़ किए जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया एक आई डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली देख पाता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसको फार साइटेडनेस भी बोला जाता है और इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी
बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में कैसे लेंस यूज़ किए जाते हैं, इस केस में कन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं। रही बात मायोपिया की, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं या फिर नियर साइटेडनेस बोलते हैं, उसके लिए कॉन्केव लेंस यूज़ किए जाते हैं। प्रेस बायोपिया के केस में बाइफोकल लेंस यूज़ किए जाते हैं और एस्टिग्मेशन में सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं फिजिक्स के हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड फॉलो फॉर मोर।